तो इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और उनके अहंकार को जवाब देने के लिए। बड़ी बड़ी बातें कहती है, अब की बार इतने पार, अब की बार इतने पार। ठीक है, अब से आपने शिक्षा की बात की। सबसे पहले दिल्ली में पिछले 10 साल में कितने स्कूल बने हैं? कमरे बने जो फिनलैंड के एजुकेशन मॉडल की टाइप के हैं। स्कूल की बात की हमने। पिछले आम आदमी पार्टी में यही खास बात है कि उनसे पूछा कुछ और जाए, बताते वो लोग कुछ और हैं। मोदी जी ने पूरे देश को ये संदेश दिया कि ये देश डेमोक्रेसी से नहीं मोदी क्रेसी से चलेगा। मोदी जी ने देश को बताया कि सरकार चुनी हुई जनता की नहीं, मेरे द्वारा थोपे गए अधिकारियों की चलेगी, कि हम भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से, हम भारतीय जनता पार्टी की विफल नीतियों से मजबूती के साथ लड़ेंगे। अडानी के मुद्दे पर उनके मुंह से बोली नहीं निकलती है। उनको म से मंगलसूत्र याद आता है, उनको म से मछली याद आती है, लेकिन उनको म से महंगाई याद नहीं आती है। फिर भटक गए। उन्होंने ये भी बोला था कि हम अपने वैगनार में चलेंगे। उन्होंने ये भी बोला था कि हम एक छोटे से घर में रहेंगे, फ्लैट में रहेंगे। यही बोला था ना, उन्होंने कर दिया ये। निश्चित तौर पर छोटे घर में है और राज्यों के मुख्यमंत्री की तुलना में जो बोला और राज्यों के मुख्यमंत्री की तुलना में अरविंद केजरीवाल जी का घर बहुत छोटा है। केजरीवाल को इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी वहां पर? फिर पहले भी रह रहे थे वैसे। जिस घर में अरविंद केजरीवाल जी पहले रह रहे थे वो घर 1923 का बना हुआ घर था। रिजाइन क्यों नहीं दिया जेल में जाने के बाद? पद से लालच नहीं है। देखिए, अब बात आती है यमुना की सफाई की बात, जिसको लेकर पूरी आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम गिलास से पानी निकालेंगे, हम खुद पी लेंगे, सब पूरी दिल्ली पिलाएंगे यमुना का पानी। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। जिस तरह दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत गहमागहमी है और माहौल गर्म बना हुआ है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आपस में तनातनी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप दोनों ही चल रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो पिसती हुई नजर आती है वो होती है दिल्ली की जनता। उसको किस तरह एक वोटर के तौर पर कितनी सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं, समस्याओं झेलनी पड़ती हैं, और इस चुनाव के दौर में कितनी समस्याएं आती हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता। सबको सिर्फ चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है, एक दूसरे पर आरोप लगाना है, फिर चुनाव के बाद ये सब चीजें शांत पड़ जाती हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव को लेकर और मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली से आम आदमी पार्टी के एक समर्थक भी हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं रवि पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ समय देने के लिए। आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप लोग अभी तक तमाम बड़े नेताओं का आपने इंटरव्यू देखे होंगे, और लेकिन एक कार्यकर्ता, एक जो छोटे लेवल पर जो पार्टी में होते हैं उनका एक अहम रोल होता है। उनको बहुत सारी जानकारियां होती हैं, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, पब्लिक की बातें समझ में आती हैं, वोटर क्या सोच रहा है उसके बारे में उनको बहुत जानकारियां होती हैं। तो आज वही एक आम जानकारी एक रवि पांडे जी से हम बात करेंगे और उसको जानेंगे। रवि जी, ये बताइए, जिस तरह चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं, आप जिस तरह आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हैं, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में बीजेपी जो आम आदमी पार्टी का जो किला है वो भेद पाएगी वापस से? देखिए सर, सबसे पहले तो लोकतंत्र में कोई राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी नहीं करती है, चुनाव की तैयारी जनता करती है। और इस बार दिल्ली की जनता ने मन बनाया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संसद में उनकी वोट की ताकत को घटाने का काम किया, जिस तरह से दिल्ली को क्राइम कैपिटल बनाने का काम किया, जिस तरह से दिल्ली के बस मार्शल्स को बेरोजगार करने का काम किया, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के कामों को रोकने का काम किया, तो इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और उनके अहंकार को जवाब देने के लिए। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी वादे करती है, बड़ी बड़ी बातें कहती है, अब की बार इतने पार, अब की बार इतने पार, लेकिन उसकी जो धरातल पर और चीजें होती है उसको नहीं देख पाती है। दिल्ली की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा के मॉडल के साथ, दिल्ली की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल जी के ईमानदार राजनीति के साथ, दिल्ली की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल जी के अस्पतालों के साथ निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, अब से आपने शिक्षा की बात की। सबसे पहले दिल्ली में पिछले 10 साल में कितने स्कूल बने हैं? दिल्ली में पिछले 10 सालों में 22,500 अच्छे कमरे बने जो फिनलैंड के एजुकेशन मॉडल की टाइप के हैं। स्कूल की बात की हमने। पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद हुए। दिल्ली का शिक्षा मॉडल और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मॉडल की बात कर लीजिए। पिछले 10 सालों में बिहार में इनके डबल इंजन की सरकार है, 16,500 स्कूल बंद हुए। अभी उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में 1750 स्कूल बंद हुए। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन नहीं, डेड इंजन की शिक्षा मॉडल है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति का शिक्षा मॉडल है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उन्होंने गुजरात के किसी स्कूल की चाबी नहीं मांगा, उन्होंने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की स्कूल देखने की ख्वाहिशें जाहिर की और दिल्ली के
एक्सीलेंस ऑफ स्कूल का चाबी मांगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी में यही खास बात है कि उनसे पूछा कुछ और जाए, बताते वो लोग कुछ और हैं। आम मांगो तो अमरूद पकड़ा देते हैं, आलू मांगो तो टमाटर पकड़ा देते हैं। आपसे मेरा ये सवाल था कि कितने स्कूल बने, उसका आपने जवाब न देकर आप अमेरिका पहुंच गए, अलग राज्यों में पहुंच गए। तो आप ये बताइए स्कूल कितने बने जब आम आदमी पार्टी अपना एक गारंटी कार्ड लेके आती है, हर बार लेके आती है, और उसमें वो आपको याद ना हो तो आप गूगल कीजिए, सोचिए, एक बार सर्च भी कीजिए कि कितने स्कूल बनाने की बात अरविंद केजरीवाल ने किया था और कितने बनाए। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 8,000 क्लासरूम बनाने का वादा दिल्ली की जनता से किया था। स्कूल नहीं किया था। आज 22,500 स्कूल बने, आज 22,500 कमरे बने हैं। महत्व ये नहीं कि स्कूल बनाया या नहीं बनाया, व्यवस्था को परिवर्तन करना महत्व है। आज सवाल नेता की नहीं, नीति की होनी चाहिए। और जो शिक्षा मॉडल की नीति दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने स्थापित किया है, मुझे लगता है कि आजाद हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया होगा। ठीक है, चलिए, उन्होंने बनाया, आप बता रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बोला कि एमसीडी में हम आ जाएंगे तो पूरे पहाड़ दिन में साफ कर देंगे, वो क्यों नहीं हो पाया? देखिए, जब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को परेशान किया, मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी दल को केंद्र की किसी सरकार ने परेशान नहीं किया होगा जितना आम आदमी पार्टी को परेशान किया। झूठे आरोप लगाए, आम आदमी पार्टी की और दिल्ली की सरकार की ताकत को देश के संसद में घटाने का काम किया गया। मोदी जी ने पूरे देश को यह संदेश दिया कि यह देश डेमोक्रेसी से नहीं मोदीक्रेसी से चलेगा। मोदी जी ने देश को बताया कि सरकार चुनी हुई जनता की नहीं, मेरे द्वारा थोपे गए अधिकारियों की चलेगी। तो जिस तरह से दिल्ली में भाजपा की सरकार ने और मोदी जी के लोगों ने आम आदमी पार्टी के काम को रोकने की कोशिश की, उसका परिणाम यह है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने अच्छा काम करने की कोशिश किया, लेकिन निश्चित तौर पर थोड़े से उसमें कमियां रही। आम आदमी पार्टी की एक सबसे बड़ी खासियत है कि आम आदमी पार्टी के नेता अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि अभी 2 साल हुए हैं कूड़े के पहाड़ पे। 17 साल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में गड्ढे खोदे हैं, उस गड्ढे को भरने में अभी समय लगेगा और अभी और 3 साल है। तो अब आश्वस्त रहिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे होंगे। ठीक है, अब बात आते हैं आपका शराब कांड पर, जो सबसे बड़ा रहा, जिसमें आम आदमी पार्टी को पूरा समझ लीजिए कि कैबिनेट ही जेल लगभग चली गई। और चाहे आप मनीष सिसोदिया जी चले गए, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल चले गए और इस्तीफा नहीं देने पर मैं ही सरकार चला लूंगा। बाकी सब पर उन्होंने इस्तीफा देने के इससे पूर्व में फोर्स ही किया था कि कोई जेल जा रहा था इस्तीफा दे, उन्होंने खुद भी अपने बयान में कहा है, लेकिन खुद नहीं दिया उन्होंने कभी भी, लास्ट में आकर बाहर आकर दिया। तो ये शराब कांड क्या ये भी सुनियोजित था कि ये भी आम आदमी बीजेपी की चलती है? देखिए, सबसे पहले शराब कांड पर मैं कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी का भारतीय जनता पार्टी के सामने आत्मसमर्पण न करना, अजीत पवार की तरह झुकना नहीं, हेमंत बिश्व शर्मा की तरह भाजपा के सामने घुटने न टेकना, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी के सबसे बड़ी प्रमाण पत्र है कि हम भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से, हम भारतीय जनता पार्टी की विफल नीतियों से मजबूती के साथ लड़ेंगे। अजीत पवार जी को जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अजीत पवार चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग, और बाद में कहा कि अजीत पवार भाजपा मिक्सिंग भाजपा मिक्सिंग भाजपा मिक्सिंग, जिस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा को गाली देने का काम किया आसाम में, और अब कह रहे हैं कि भाजपा में आकर के वो शामिल हो जाए तो शुद्ध शिष्टाचारी हो जाए। अजीत पवार साहब के जो सीबीआई ने जब्त किए थे संपत्तियों, उनको संपत्तियों को छोड़ दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई भ्रष्टाचार से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी के अच्छे कामों से है, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति से है, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में गरीबों को सशक्त करने का काम किया, उन नीतियों से है। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि बीजेपी के पास कौन सा ऐसा वॉशिंग पाउडर है कि जितने भ्रष्टाचारी जाते हैं बीजेपी उनको शिष्टाचारी का प्रमाण पत्र थमा देती है। वो भले मुकुल राय का मामला हो या छगन भुजबल का मामला हो या तपस राय का मामला हो, या जितने भी 10 सालों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों की टोली। मोदी जी ने झारखंड में कि पता नहीं कहीं कहा कि हम एक है तो सेफ है। उन्होंने देश के तमाम भ्रष्टाचारियों को संदेश देने का काम किया कि तमाम भ्रष्टाचारी हम एक रहेंगे तभी हम सेफ रहेंगे। अडानी के मुद्दे पर उनके मुंह से बोली नहीं निकलती है। उनको म से मंगलसूत्र याद आता है, उनको म से मछली याद आती है, लेकिन उनको म से महंगाई याद नहीं आती है। फिर भटक गए, वही बता रहा था ना कि आम आदमी पार्टी वाले से भटक जाते हैं और भटका भी देते हैं। सवाल मेरा जो था शराब कांड पे था, ये सही है गलत है? और कोर्ट ने उनको जेल भेजा, ना बीजेपी ने भेजा, ना हमने ना आपने। कोर्ट पे भी सवाल आपका। देखिए, पीएमएलए का केस में जिस तरह से सेक्शन 45 पीएमएलए का कहता है कि हम किसी व्यक्ति को तभी बेल देंगे जब माननीय न्यायालय पूरी तरह से इस बात पर आश्वस्त हो जाए कि उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई अपराध नहीं है, तो वो व्यक्ति निर्दोष है। तो यदि अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को सेक्शन 45
कि कंडीशन पर बेल मिली है, तो ये हमारे लिए ईमानदारी की सबसे बड़ी प्रमाण पत्र है कि अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को माननीय न्यायालय ने एक तरीके से ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे दिया है। इस बार दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को ईमानदारी के प्रमाण पत्र देने जा रही है। हाँ, लेकिन जमानत पे ही है, लेकिन सभी लोग आम आदमी पार्टी के देश का गृह मंत्री जमानत पे रहता है, कोई अभी देश का गृह नहीं मिली है। देश का गृह मंत्री जिसको माननीय न्यायालय तड़ीपार कहता है, वो व्यक्ति देश का गृह मंत्री है। तो अरविंद केजरीवाल जी के सच्चाई के रास्तों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बाय वन गेट वन फ्री को आप सही मानते हैं शराब में? क्या दूध मिल्क एक के साथ एक फ्री हो सकता है? क्या शराब एक के साथ एक फ्री हो सकती है? या खाने के दाल चावल सब्जी जो होते हैं, क्या वो एक के साथ वो फ्री हो सकते हैं? देखिए, क्या स्कूलों में जो बच्चे एडमिशन ले देते हैं उनके साथ एक बच्चे को फ्री पढ़ाया जा सकता है प्राइवेट स्कूलों में? क्या उसके बजाय शराब एक के साथ एक फ्री करना? आप पार्टी मत सोचिए, एक आम आदमी तरह सोचिए, जैसा आम आदमी पार्टी नाम ही है। तो ये सही है गलत है? घर घर तक दारू बढ़ गया, हर एक किलोमीटर पर शराब के ठेके सबसे ज्यादा खोलने का रिकॉर्ड ही दिल्ली में बन गया। तो आप पार्टी लाइन से हटेंगे नहीं, मुझे पता है। देखिए, लेकिन ये सही है गलत? गुजरात में शराब बंद है, आप फिर पहुंच गए। गुजरात में शराब बंद है और 70,000 करोड़ का गुजरात में शराब मिलता है। देखिए, तो प्रधानमंत्री जी उस पर जवाब क्यों नहीं देते? रवि जी देखिए, शराब का मुद्दा जहां तक गुजरात की हम बात हम गुजरात शराब का मुद्दा जहां तक है माननीय न्यायालय के अधीन है, और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगा। और देश की राजनीति आप नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये सही है नहीं, निश्चित तौर पर इसमें बोलने की क्या विषय है? जो विषय माननीय न्यायालय के अधीन है उस पर कुछ बोलना या किसी का टिक्का टिप्पणी करना ही गलत है। एक के साथ एक, जैसे मैं ही हूँ मान लीजिए, आप कोई बाहर बांट दिया जाए एक के साथ एक, सही है गलत है? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जो मामला माननीय न्यायालय के अधीन है नहीं उस पर किसी भी प्रकार का टिप्पा टिप्पणी करना गलत है। ठीक है, मतलब नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, चलो ये बात ठीक है, पार्टी लाइन का पालन करना आपको, आप नहीं बोल पाएंगे वहां पर। अब बात रही सबसे बड़ा चीज, आप बोलते हैं आज केजरीवाल जो बोलते हैं जरूर करते हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि हम अपने वैगनार में चलेंगे। उन्होंने ये भी बोला था कि हम एक छोटे से घर में रहेंगे, फ्लैट में रहेंगे। यही बोला था ना, उन्होंने कर दिया ये। निश्चित तौर पर छोटे घर में है, और राज्यों के मुख्यमंत्री की तुलना में जो बोला, और राज्यों के मुख्यमंत्री की तुलना में अरविंद केजरीवाल जी का घर बहुत छोटा है। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 92 करोड़ का चार्टर्ड प्लेन लेकर के घूमते हैं, दूसरी तरफ गुजरात के मुख्यमंत्री 83 करोड़ का चार्टर्ड प्लेन लेकर के घूमते हैं। तो जिस तरह से बोला ही नहीं ना कि हमें नहीं घूमना। आज अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश में जितने मुख्यमंत्री हैं उनमें सबसे कम सुविधा लेने वाले मुख्यमंत्री हैं, उनमें सबसे कम एरिया में रहने वाले मुख्यमंत्री है। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के शीश महल का आरोप लगाती है, आरोप क्या, वो तो अरविंद केजरीवाल ने खुद बनवाया है, उनके खाते से पैसे गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने नहीं बनाया। आप अपने ज्ञान को सुधारिए। माननीय पीडब्ल्यूडी ने इस बात को कहा था, और माननीय उपराज्यपाल महोदय के बजट सैंक्शन करने के बाद जब ये घर बना है तो माननीय उपराज्यपाल महोदय की भी जिम्मेदारी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल मुद्दे भटकाने के काम इस देश में कर रहे हैं, कोई शीश महल का मुद्दा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर वो घर रजिस्टर्ड तो है नहीं। जो मुख्यमंत्री रहेगा वो उस घर में रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के पद से हटते ही उस घर को लात मार देते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी वहां पर? फिर पहले भी रह रहे थे वैसे। जिस घर में अरविंद केजरीवाल जी पहले रह रहे थे वो घर 1923 का बना हुआ घर था। 100 साल से उस घर का अधिक हो गया था। जब 100 साल से अधिक घर बनाना है, जिसकी लाइफ टाइम 100 साल की होगी, तो उसके घर की कैसी चीजें लगेंगी आप भी जरा सोच सकते हैं। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी पूर्ण कहना चाहता हूं, और आप इस चीज को खोज भी लीजिएगा कि देश में जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनमें सबसे कम सुविधा में रहने वाले मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है, जिनको पद से लालच नहीं है, जिनको घर से लालच नहीं है, जिन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। रिजाइन क्यों नहीं दिया जेल में जाने के बाद जब पद से लालच नहीं है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में एक मॉडल को स्थापित करने का काम किया। कल को आप ममता बनर्जी जी पर झूठे आरोप लगाओ और कहो कि ममता बनर्जी जी इस्तीफा दे दो। कल को आप उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पर, विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री पर इस्तीफा लगाओ और इस्तीफा मांगने लग जाओ केस लगाने के बाद। क्यों दे दिया फिर? अब आने के बाद चुनाव रह गया, अब आने के बाद इसलिए दिया कि अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के पद से लालच नहीं है। उन्होंने पूरे देश को संदेश दिया कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहिए, और इसीलिए वो देश के जनता की अदालत में आ गए। ठीक है, अब बात आती है यमुना की सफाई की बात, जिसको लेकर पूरी आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम
गिलास से पानी निकालेंगे, हम खुद पी लेंगे, सब पूरी दिल्ली को पिलाएंगे यमुना का पानी। उस पर कहाँ खड़ी है आज देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली हमारे सरकार? नेता अरविंद केजरीवाल जी ने 3 चीजों को स्वीकार किया, हाँ, जिसमें आम आदमी पार्टी इन 5 सालों में काम नहीं कर पाई। उसकी कुछ जिम्मेदारी, जिस तरह से कोरोना काल आया, 2-2.5 साल में कोरोना का समय निकल गया, और जो 2-2.5 साल बचे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने नकारात्मक राजनीति से दिल्ली सरकार के तमाम कामों को रोकने का काम किया, वो छोटा से छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा काम हो। लेकिन आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं है। निश्चित तौर पर हम यमुना को साफ करेंगे। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि गंगा समग्र योजना का फंड कहाँ गया, जो प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें पूरे देश में कर रहे थे कि हम गंगा को साफ करेंगे। आज वो माँ गंगा, जिसमें कोरोना में लाशें तैर रही थी, पूरे देश के लोगों ने देखा किस तरीके से माँ गंगा को, उनकी आंचल को मैली करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इनको शर्म आनी चाहिए, अपनी नकारात्मक राजनीति को से बाज आए। ठीक है, आपके सवाल हम बीजेपी वाले से बात करेंगे तो जरूर लेंगे। अब ये बताइए, सब बात रही सड़कों की। दिल्ली में आप भी घूम लीजिए एक बार जाकर, हम तो घूमते ही रहते हैं पूरी दिल्ली में। यहाँ वहाँ जो रास्ते आपके 20 मिनट के हैं वो 1.5 घंटे लगते हैं। वो कब सही होगा आखिरकार? ठीक है, अरविंद जितना काम, मैं किसी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, शीला दीक्षित जब यहाँ की सीएम थी तो उन्होंने काफी सड़कों को बहुत काम किया। उसके बाद से सड़कों काम लगभग ना के बराबर ही रहा। अरविंद केजरीवाल की सरकार में कुछ भी नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जी की तो सरकार क्या रहा? आने के बाद, फंड नहीं था कि यहाँ भी एलजी ने रोक दिया। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद, हाँ, जब अरविंद केजरीवाल जी जेल से वापस लौटे तो सबसे पहले उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर काम करना शुरू किया, और दिल्ली की अधिकतर सड़कें अच्छी हो चुकी है। आने वाले समय में दिल्ली की सड़कें एकदम अच्छी हो जाएंगी, इस बात का आश्वासन उन्होंने दिल्ली की जनता को दिया है। और अरविंद केजरीवाल इस देश के इकलौते नेता है जो उन्होंने कहा है उसको धरातल पर उतारने का काम किया। उन्होंने कहा था बिजली हाफ, पानी माफ, बिजली को हाफ माफ करने का काम किया। तो पूरे देश में इकलौते नेता अरविंद केजरीवाल है जो अपने वादे से ज्यादा करते हैं, जनता के लिए ज्यादा डिलीवर करते हैं, और वो इस काम को भी करेंगे। ठीक है, अब बात रहेगी आपकी, सड़क हो गया, पानी हो गया, अब सबसे बड़ा मुद्दा आ गया डीटीसी बसेस की। हमने तो आपको, मैं आने वाले दिनों में हो सकता है जनता को दिखाऊं भी, कुछ डीटीसी बस के ड्राइवर और कंडक्टर की बातें हमने रिकॉर्ड की हैं, वो भी बताऊंगा आपको, मैं सुनाऊंगा, कभी दिखाऊंगा, जिसमें उन्होंने खुद ही बोला है या तो फ्री बंद कर दो या तो उनको नौकरी निकाल दो। उनका कहना है बसों की ना ही मेंटेनेंस है, हर दिन रोड पर आप निकल लीजिए, हर 5-10 किलोमीटर में एक बस डीटीसी की खराब ही खड़ी रहती है कि मेंटेनेंस ही नहीं है। मेंटेनेंस होगी कहाँ से जब पैसे नहीं है उनके पास? तो क्यों पैसे नहीं है? फ्री चल रहा है मामला। आज महिलाएं जिनको दूध भी लेने, सब्जी लेने पास में 1 किलोमीटर भी जाना है, वो बस से ही जाती हैं। वो ये नहीं सोचती थोड़ा पैदल भी चले। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, फ्री है, फ्री का इस्तेमाल हमेशा गलत होता है। आपके पास या कम कर दिया जाए। तो ज्ञान का भाव है या आप झूठ बोल रहे हैं? मैं रिपोर्ट दिखा चुका हूं। डीटीसी मुनाफे में चल रही है। जिस तरह से भाजपा के लोगों ने तरह तरह के यंत्र तंत्र से षड्यंत्र जो रचते हैं, हाँ। उसकी बात आप छोड़िए, डीटीसी मुनाफे में चल रही है। और उस डीटीसी के फ्री यात्रा के कारण हमारी वो महिलाएं, हमारी वो बहनें, वो माताएं जिनके पैसे की कमी के कारण उनका काम रुकता था, जिनके पैसे की कमी के कारण उनका शिक्षा रुकता था, आज वो अरविंद केजरीवाल जी की फ्री के नीति के कारण अच्छी पढ़ाई कर पा रही हैं या अपना काम कर पा रही हैं। देखिए संजय जी, हमें एक बात पे ध्यान देना होगा, आजादी के 75-76 वर्षों के बाद भी आज हमारी एचडीआई रैंक 130 से ऊपर है, जिसके 3 पैमाने हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और वहां के लोगों के रहन सहन के तरीके। जब अरविंद केजरीवाल जी फ्री में कुछ करते हैं तो जनता के पैसे बचा करके उनके रहन सहन के तरीकों में सुधार करना चाहते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी फ्री शिक्षा करते हैं तो इस देश में एचडीआई रैंक को सुधारने की बात कर रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो इस देश में एचडीआई रैंक को सुधारने की बात कर रहे हैं। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने को बताना चाहिए कि दिल्ली जैसा मॉडल कोई भी भाजपा के शासित राज्य, 20 राज्यों में भाजपा की सरकार चल रही है, कोई हो तो बता दें मुझे। एमसीडी फायदे में नुकसान में? एमसीडी को तो सबसे ज्यादा गर्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के गई है, लेकिन जितना एमसीडी गड्ढे में है उसके गड्ढे को भरने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 3-4 साल बाद एमसीडी भी फायदे में होगी। हमें सैलरी और वहां टाइम मिल जाएगी लोगों को, निश्चित तौर पर। लेकिन भाजपाइयों ने जिस तरीके से एमसीडी को लूट खसोट का अड्डा बना दिया था, उससे उभरने वाली है एमसीडी। आप आश्वस्त हो रही है। चलिए, आपका हो सकता है कि आपकी बातें सही हो, और जितने आपने आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, अगली बार मैं मिलूंगा तो आपके जितने सवाल हैं मैं उनसे भी ये सारे सवाल करूंगा। वो अभी आप प्रोग्राम आप देखिएगा, क्योंकि आपने जो बताया ठीक है, वो सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन धरातल पर हमारी टीम भी जाएगी, अभी दोबारा बातचीत करेगी, वो रिव्यू देखिएगा। और भी रिपोर्ट्स हैं हमारे इसी चैनल पर, वो भी आप देखिए। वो मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, वो आम जनता ही बोल रही है, और उनको भी आप सुनिए एक बार। रवि जी, एक सवाल और रह गया बीच में, छूट गया थोड़ा सा।
कि जिस तरह मैं लगातार देख रहा हूँ, और इस तरह मैं ही क्या, बीजेपी जो है अपोजिशन पार्टी आपकी, वो लोग भी लगातार कहते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी किसी भी प्रवक्ता से, किसी भी नेता से सवाल कर लिया जाए, इनफैक्ट सीएम अरविंद केजरीवाल से भी सवाल कर लिया जाए, जो पुराने हमारे एक्स सीएम रहे हैं, अतिशी से सवाल कर लिया जाए, तो वो लोग अपने कामों को ना बता करके उन्होंने किया कि नहीं किया, क्या कमियां रह गई, और हमेशा एलजी ऊपर तीर चला देना डायरेक्ट, कि अभी भी उनको अगर यही पता है कि एलजी रोकने वाले हैं तो चुनाव ही न लड़े, इससे अच्छा तो दिल्ली में क्यों एलजी है, फिर वापस एलजी रहने वाले हैं। तो ये ना करके वो दूसरों राज्यों के सीएम पर दूसरों को हवाला दे दे करके कामों से बचते हैं, जवाब नहीं देते हैं। तो ये कब सुधार हो पाएगा? आपने जो पहले कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव ही ना लड़े, तो इसका मतलब आपने सीधे सीधे संदेश दिया कि देश को डेमोक्रेसी से नहीं मोदी क्रेसी के हथकंडों से चलाया जाए। मैंने ऐसा दूसरा आपने सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी के लोग दूसरों पर प्रत्यारोप क्यों करते हैं, आरोप प्रत्यारोप क्यों करते हैं। आम आदमी पार्टी का कोई शख्स दूसरे पर आरोप नहीं लगाता। आम आदमी पार्टी के लोग केवल ये पूछते हैं कि हमने अच्छी शिक्षा की तो उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं, जहां पर मोदी जी पूरे देश में डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये सवाल हम पूछेंगे, इसमें कोई दिक्कत है तो आप बताइए। आम आदमी पार्टी की सरकार पूछेगी कि हमने दिल्ली में यदि अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए तो मोदी जी ने दवाई कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा लेकर के क्यों पूरे देश में नकली दवाई बनवाई। हम पूरे देश में भाजपाइयों से सवाल पूछेंगे कि यदि शिक्षा अरविंद केजरीवाल के हाथ में है तो दिल्ली की लड़कियां पढ़ रही हैं, और मोदी जी के हाथ में है तो दिल्ली की बच्चियां डर रही हैं, तो ये आरोप कहां है? ये तो जेन्युइन क्वेश्चन है, और ये तो क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से पूछनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी केवल अपना काम कर रही है, लेकिन चूंकि समस्या क्या है कि देश की अधिकतर मीडिया खूब केवल आरोप प्रत्यारोप दिखता है। आरोप प्रत्यारोप का ये सवाल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी से तो सवाल पूछेंगे भाई कि आपका शिक्षा मॉडल कहाँ है। आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी भाजपा ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी हो जाती है, पूरी की पूरी भाजपा कुलदीप सेंगर के साथ खड़ी हो जाती है। तो अगर इस सवाल पूछने में किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे लगता है कि ये दिक्कत होने चाहिए।